हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक के दो मोस्ट टाइम पी चैप्टर जिनके नेम है तुगलक वंश और सैयद वंश। जानेंगे इन दोनों ही वंश से संबंधित उन मोस्ट टाइम पी वन लाइनर क्वेश्चन को जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। सो जितने भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट हैं वो प्लीज़ इस बुक का पेज नंबर 56 ओपन करिए। यहाँ पर आपको मिलेगा तुगलक वंश। तो करेंगे अब मोस्ट एमपी टॉपिक को इस बुक में हाइलाइट्स। और जितने हमारे न्यू एस्पिरेंट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि क्राउन सामान्य ज्ञान लेटेस्ट एडिशन जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेंगे इसके तमाम वीडियो। उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, बुक को करिएगा अंडरलाइन, क्योंकि कहा गया है कि 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है किसी एक किताब को 10 बार पढ़ लेना। थिंक अबाउट इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं देना चाहूँगा एक बहुत ही प्यारी जानकारी। आप सभी की हैवी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए डेली 2 फ्री लाइव क्लासेस जिनका टाइमिंग है 6 PM और 8 PM पर। और टॉपिक जो होगा वो आपका होगा करंट अफेयर। अगर आप किसी भी हालत में किसी भी हालात में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक पर, इस करंट अफेयर जैसे कंटेंट पर आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करिए। इस क्लासेस का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप हमारे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, बट उससे पहले आपके फ़ोन में होना चाहिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जी हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं डाउनलोड। साइनअप करिए, हमारे प्रोफाइल को सर्च करिए उमेश सर, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप हमारे प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। बाकी इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं तो इस वीडियो पर आप शो कर सकते हैं कमेंट। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पेज नंबर 56 पे आपको मिलेगा तुगलक वंश। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, तुगलक वंश के समस्त शासकों का जो संपूर्ण शासनकाल था वो था 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। देखिए, पहला शासक है आपका गयासुद्दीन तुगलक, जिसका सर्वमान्य काल 1320 से लेकर के 1325 तक का था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। और यहाँ पर आपको एक फैक्ट और ऐड करना है, साइड में बुक में आप लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर 1320 में इसकी स्थापना हुई थी। स्टेट पीसी जैसे एग्जाम में 2 से 3 बार ये संपूर्ण डेट और मंथ और वर्ष आपसे पूछा गया है। लिखिए 8 सितंबर 1320, ठीक है, 1320 इस समय इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें, तुगलक वास्तव में किसी वंश का नाम नहीं है। ये वास्तव में गयासुद्दीन का नाम जो था वो था गाजी तुगलक, अथवा इसको कहा जाता था गाजी बेग तुगलक। इसी कारण से उसके उत्तराधिकारी जो भी थे उन सभी को तुगलक के नाम से पुकारा जाने लगा। और इसी प्रकार से, इसी नाम से ये क्या हो गया, वंश फेमस हो गया। अगला पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर कि गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मो नियम अथवा मध्यम पंथी नीति कहा है। अब एग्ज़ाम में दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम में खासतौर पे एसएससी और जो ग्रुप डी आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि आखिरकार मध्यम पंथी की नीति किसने अपनाई थी। तो ये अपनाई थी गयासुद्दीन ने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। क्यों अपनाई थी? उदारता को लेकर के। और बर्नी ने इसकी नीति का ये नाम दिया था, ठीक है, मध्यमपंथी या फिर रस्मो नियम पद्धति। आगे बात करते हैं अगला कि उसकी डाक व्यवस्था क्या थी, काफ़ी श्रेष्ठ थी। डाक व्यवस्था क्या थी इसकी, सबसे अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। अगला पॉइंट है कि उसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना करी थी। जितने भी शासक थे ना, उन्होंने जिस जिस शहर की स्थापना करी है उसकी लिस्ट आपको अच्छे से याद रखनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना करी थी और रोमन शैली में तुगलकाबाद को गयासुद्दीन ने ही बसाया था, ठीक है। ये किस शैली में बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है आपका रोमन शैली के अंदर। ये आप लिख लीजिएगा। बुक में जो फैक्ट नहीं दिए गए हैं, जो अदर बुक में दिए गए हैं, उनको भी मैं यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ हैंड टू हैंड। तो अब बस केवल बुक में लिखते रहिएगा कि तुगलकाबाद आखिरकार किस शैली में बना हुआ है। तो ये आपकी रोमन शैली में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गयासुद्दीन ने सरकारी कर्मचारियों को राजस्व वसूली में हिस्सा ना देकर के उन्हें टैक्स फ्री जागीरें दी गई थी।
अब यहाँ पे एक पर्सनैलिटी आपकी चिश्ती, मोस्ट टाइम पे फैक्ट ध्यान रखिएगा कि चिश्ती निजामुद्दीन औलिया के साथ उसके संबंध काफ़ी कड़वे थे, काफ़ी नेगेटिव थे। जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान से लौट रहा था तो उसने दिल्ली आने से पहले ही औलिया को ये कहा था, मतलब इसको ये कहा था संत औलिया को, कि आप अब दिल्ली छोड़ करके कहीं और निकल जाओ, ठीक है, ऐसा इसने कहा था। और ये सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था, बेटा दिल्ली अभी बहुत दूर है, ठीक है, दिल्ली अभी क्या है, बहुत दूर है। और गयासुद्दीन जब अफ़गानपुर नामक गांव में, अफ़गानपुर एक गांव का नाम है दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा गांव था, यहाँ पर विश्राम कर रहा था, तभी अचानक से लकड़ी के महल की छत गिरी इसके ऊपर और उसकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में जो मतभेद हुआ था उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये स्थान आपको ध्यान रखना है, अफ़गानपुर, ठीक है, अफ़गानपुर एक स्थान है, वहाँ पे छोटा सा गांव था। क्या हुआ, लकड़ी के महल की छत गिरी इसके ऊपर और बाद में इसकी मृत्यु हो गई। राइट, चलिए अब हम देखते हैं दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। किसको कहा था, तो ये कहा था गयासुद्दीन को। आगे हम बात करते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं कि तुगलकाबाद में बनवाए गए कब्र में फिर इसको दफनाया गया, गयासुद्दीन तुगलक को। उसके बाद जो शासक बना वो कौन बना, वो बना मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। अगर हम बात करेंगे इसके बचपन का नाम या फिर इसका वास्तविक नाम या फिर मूल नाम क्या था, इसका मूल नाम था आपका जूना खां, या फिर हम कहते हैं इसको क्या, जौना खां। बुक में किसी किसी बुक में आपको ये शब्द मिलता है लिखा हुआ इसका नाम, तो ये और ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है। आगे हम बात करते हैं कि उसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की, काजी का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको आपके ही राज्य का काजी बना देता है, ठीक है, तो आप किस पद पर इस समय नियुक्त हैं, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करके स्वयं का रिवीजन जरूर करिएगा। देखिए, काजी का अर्थ होता है धर्म और अधर्म के बीच में जो भी टकराव पैदा होता है उसका समाधान निकालने वाला, या फिर हम कह सकते हैं एक न्यायाधीश होता है। धर्म और अधर्म के बीच में जब मतभेद पैदा होता है लोगों के बीच में विचारों के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन निकालने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, काजी बोलते हैं। राइट, ये बहुत ही प्यारा पद होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बना करके, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन में भेजा था। ठीक है, कब गया था चीन ये, तो ये गया था चीन 1342 ईस्वी में। कब गया था, 1342 ईस्वी में। अब यहाँ पे दोस्तों एक स्टार लगाइए छोटा सा, और इस बुक के साइड में आप लिखिएगा कि इब्न बतूता ने किताब उल रहला, ये लीजिए, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता। और इसमें क्या लिखा गया है, इन्होंने अपनी यात्रा का जो भी इनका एक्सपीरियंस है इस बुक के अंदर इन्होंने इसमें मेंशन किया है। किसने किया है, इब्न बतूता ने। कहाँ का था ये, तो ये था दोस्तों मोरक्को का रहने वाला। राइट, चलिए, सो पहली पोस्टिंग क्या थी इसकी, काजी की पोस्टिंग थी, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले इलाही, नाम सुना होगा आपने मूवी में, जिल्ले इलाही इंसाफ करिए, मतलब कि सुल्तान ईश्वर की छाया है, मतलब कि जिल्ले इलाही क्या करता है, अंकित करता है ये अपने सिक्कों पर। उसके शासनकाल में साम्राज्य था पूरा 23 पार्ट में क्या था, प्रांतों में डिवाइड था। कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़ करके पूरा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। आगे बात करते हैं यहाँ का प्रशासनिक परिवर्तन। ठीक है, वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया। ठीक है, ये वंशानुगत ना होकर के ये योग्यता के आधार पर इसने पद देना स्टार्ट किया। अगला जो पॉइंट है आपका वो है आपका सीधे इम्पोर्टेंट थर्ड है पॉइंट, कि उसने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग खोला। ठीक है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इसने एक नया डिपार्टमेंट ओपन किया जिसका एक नया मंत्री अमीर कोही नियुक्त किया गया। अमीर कोही कौन था, तो एग्रीकल्चर का जो सुप्रीम पावर, जो सुप्रीम पोस्ट होती थी उसे हम कहते थे अमीर कोही। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने क्या करा, राजधानी परिवर्तन किया था। इसने दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की और देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा। ठीक है, दौलताबाद इसने नया नाम रखा और उसकी यह योजना असफल रही।
बाकी आपको सिंपल ये दिखना है ध्यान की आखिरकार इसने शिफ्ट कब किया, इसका दिल्ली से डिस्टेंस कितना था, बस। आगे हम बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा। मुद्रा में केवल दो टाइप की मुद्रा मेन थी। देखिए इसके टाइम पर चांदी के सिक्कों को टंका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था, ठीक है। और इस मुद्रा का चलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी का सामना करने को मिला। मतलब जैसे कि अब लोग लगातार अगर आप चांदी का प्रयोग करेंगे सिक्कों पर और सिक्के लगातार लॉन्च करते रहेंगे मार्केट में, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद में चांदी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके काल में सबसे अधिक क्या हुआ, चांदी के सिक्के मार्केट में लॉन्च हुए। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद तुगलक के अभियान, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान, पहला अभियान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप ध्यान रखिएगा पहला कि उसके काल में एकमात्र, ठीक है, उसके काल में एकमात्र मंगोल आक्रमण 1328 से लेकर के 29 में अलाउद्दीन तर्मासरिन के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पे ना आप चाहें तो एक फैक्ट और ऐड कर सकते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक जो था ना, पहली पर्सनैलिटी, ठीक है, इसने इसके साथ में 29 वॉर किए थे, 29 बार मंगोल आक्रमण को इसने विफल किया था। किसने, गियासुद्दीन तुगलक ने। कभी कभी एग्जाम में खासतौर पे लेखपाल जैसे एग्जाम में और यूपी टीपीएससी के एग्जाम में ये संख्या पूछी गई है कि गियासुद्दीन तुगलक ने 29 बार क्या करा, मंगोल आक्रमण को विफल किया था। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट यहाँ देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 से लेकर के 38 में कुराचिल अभियान किया था, जिसका उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अपनी अधीनता में लाना था जहाँ पर अधिकांश विद्रोही वहाँ पर शरण लेते थे, ठीक है। अगर पहाड़ी एरिया अपना हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी हमारा दुश्मन छुप नहीं पाएगा और हमको कमज़ोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में प्रमुख विद्रोह हुए। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका 1327 से लेकर के 1328 में बंगाल का विद्रोह। पांचवा इंपॉर्टेंट है आपका 1336 में विजयनगर का विद्रोह और 1347 में देवगिरी में विद्रोह एवं बहमनी राज्य की नींव। अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और। हाँ, धार्मिक नीति। देखिए धार्मिक नीति हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें आगे जो अगला पॉइंट है वो है इसकी डेथ को लेकर के। देखिए एक विद्रोह के दमन के दौरान थट्टा मतलब सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया, बहुत टायर्ड फील कर रहा था ये, और 20 मार्च 1331 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कब हुई इसकी मृत्यु, तो इसकी मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1331 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो इसका शासक बना था इस वंश का, वो बना था फिरोज शाह तुगलक। इन सभी पर्सनैलिटी में सबसे प्यारी जो पर्सनैलिटी है वो है आपकी फिरोज शाह तुगलक की। ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। देखिए इसका शासनकाल आपका 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक था। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब फिरोज शाह तुगलक इसके साथ बैठा हुआ था और इसने क्या बोला, इसने ये बोला बेटा कि अब बेटा मैं जाने वाला हूँ, मेरे जाने का वक्त आ चुका है, मैं काफ़ी तकलीफ़ में हूँ, मेरा राजपाट फिरोज शाह अब तुम संभालोगे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना पूरा सिंहासन किसको दे दिया, फिरोज शाह तुगलक को दे दिया। और 22 मार्च 1351 ईस्वी में फिरोज क्या बना, सुल्तान बना। कब बना सुल्तान, ये 22 मार्च को। देखिए 20 मार्च को इसकी डेथ हुई, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे परसों ही क्या हो गया, ये सिंहासन पर बैठ गया। और फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का एक चचेरा भाई था, रियल भाई नहीं था, ये इसका कोई बेटा नहीं था, बल्कि इसका कज़न था। आगे बात करते हैं फिरोज का आंतरिक शासन किस प्रकार का था। देखिए इसके आंतरिक शासन में आपको याद रखने केवल 4 टैक्स, ठीक है। फिरोज ने इस्लामी कानूनों के आधार पर 4 टैक्स लगाए। एक था आपका खराज, ठीक है, ये सेकंड था आपका खम्स, थर्ड था आपका जजिया और फोर्थ है आपका जकात। और इन 4 करों के बदले इसने 24 जो अन्य टैक्स थे उसको समाप्त किया। ये टैक्स क्या थे, काफ़ी कष्टदायक टैक्स थे। याद रखना कि 24 कष्टदायक करों को समाप्त करने वाला पहला शासक कौन था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और 4 कर कौन कौन से थे, एक था आपका खराज, खम्स, जजिया और जकात। जजिया कर हिंदुओं पर धार्मिक कर था, ठीक है। जकात मतलब ये आय का 2 मतलब आय का 2.5% जो मुसलमानों से लिया जाता है और उन्हीं के हित में उसको खर्च किया जाता है। और एक है आपका खराज, खराज क्या है, एक लगान है एक टाइप का, ठीक है। और एक आपका खम्स है, युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है आपका, फिरोज ने हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लिया जो टोटल उपज का 1/10 भाग होता था। काफ़ी कम। देखिए, अगर आपने 100 रुपये कमाए किसी भी फसल से, तो 1/10 कितना हो जाएगा आपका, केवल 10 रुपये। 10 रुपये आपको सरकार को देने पड़ेंगे, मतलब कि फिरोज शाह सरकार को देने पड़ेंगे। बहुत ही कम कम इसने टैक्स लगाए। मैंने कहा ना, काफ़ी नेक काम इसने किया था। आगे हम बात करते हैं कि उसने ससगनी नामक सिक्के भी चलाए थे। ससगनी नामक सिक्कों को लॉन्च किसने किया था, ठीक है, इसको स्टार्ट किसने किया था, तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा, एक बहुत ही बड़े विद्वान है जिनका नाम है अफ़ीफ़, ठीक है। ये इन्हीं के दरबार में, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में एक बहुत ही बड़े विद्वान है अफ़ीफ़। इनके अनुसार सुल्तान ने एक अद्धा एवं बिख नामक तांबे और चांदी निर्मित सिक्कों को भी चलाया था, ठीक है। अद्धा सिक्कों की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। बिख नामक सिक्कों की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। अद्धा सिक्के कैसे होते थे, तांबे के बने हुए, और बिख कैसे होते थे आपके, चांदी के बने हुए। आगे बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था। देखिए, फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और इसमें यमुना नदी से लेकर के हिसार तक 150 मील लंबी, ये क्या थी, एक लंबी नहर थी। 150 मील लंबी क्या थी, ये नहर थी। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक मील में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। एक मील में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। अब बच्चों को लगता है कि एक माइल, जिसे हम मील बोलते हैं ना, ठीक है, इसमें आपके 1 किलोमीटर होते हैं। बेटा, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपके होते हैं 1.609, या फिर आप कह सकते हैं 1.6 किलोमीटर। डन। चलिए आगे बात करते हैं, नगर और सार्वजनिक निर्माण कार्य इसने क्या क्या किए। देखिए, फिरोज शाह ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और फिरोजाबाद नगर भी बसाया था। जो बच्चे हिसार में रहते हैं ना, उनको याद रखना है कि उनका नगर किसने बसाया था, तो ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला भी क्या करा था, इसका निर्माण किया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक मतलब कि जूना खां की याद में जौनपुर नामक नगर की स्थापना करी थी। जूना खां किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का था ना, वास्तविक नाम, मूल नाम जूना खां, जौना खां, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। तो इसी के नाम पर इसने नगर की स्थापना करी थी, जिसका नाम था जौनपुर। आगे एक फैक्ट आपको ये रखना है ध्यान कि इसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया अपने पास में। इनमें से एक स्तंभ था आपका मेरठ का और दूसरा था आपका टोपरा, पंजाब का। वहाँ से निकाल करके, उखाड़ करके उन स्तंभों को इसने दिल्ली शिफ्ट किया था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने अशोक के दोनों स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा इस पर्सनैलिटी को। मैंने कहा ना, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी ये है। आगे हम बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण किया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में अब कितनी मंजिलें हो चुकी हैं, 5 मंजिलें हो चुकी हैं। लेकिन आप किसी भी मंजिल पर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि अब वर्तमान में जो कुतुब मीनार है पूरी तरह से क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। इसकी चारों तरफ एक मोटी सी चेन की एक बाउंड्री खींच दी गई है। और कुतुब मीनार से संबंधित आपको एक फैक्ट हमने और बताया था लास्ट वीडियो में कि कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी होती है, 234 फुट, ये क्या है, ऊंचाई में है, जिसका प्रयोग पहले कुवैत उल इस्लाम के लिए अजान देने के लिए किया जाता था। विद्वानों ने इसे सूफी संत कुतुब बख्तियार काकी की स्मृति में निर्मित किया, ऐसा बताया था। सो आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आपका है दीवाने खैरात। खैरात मतलब क्या होता है, दान पुण्य है। देखिए, दीवान खैरात विभाग स्थापित किया जो मुसलमान अनाथ स्त्री एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाता था। अगला इसका मेन काम क्या था, डिस्पेंसरी, मतलब कि जो आपके एरिया में डिस्पेंसरी होती है ना, ठीक है, वो वाला, मतलब कि दारुल सफ़ा, इसकी स्थापना किसने कराई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दीवान इस्तेहाक की स्थापना करी थी, जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने से संबंधित है। और इसने गुलामों के लिए एक अलग से विभाग बनाया, जिसका नाम था दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान। देखिए, यहाँ पे ना आपको एक फैक्ट और ऐड करना है कि आपके एरिया में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है, जहाँ पर उस स्टेट का हर एक बेरोजगार व्यक्ति पंजीकरण करवाता है और वो सरकार को ये बताता है कि आखिरकार हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी दो, या फिर हमारे राज्य के अंदर इतने वयस्क, ठीक है,
जो क्या है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड, क्या होता है, वो होता है आपका ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस। आपने भी पंजीकरण शायद करवाया होगा। तो इस डिपार्टमेंट की भी स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को, आप लोग चाहो तो साइड में बुक के आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, शिक्षा के बारे में। देखिए, फिरोज विद्वानों का सम्मान करता था, इसके पास में ये सभी पर्सनैलिटी थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फतवा ए जहांदारी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं आपके बर्नी। ठीक है। अगली पर्सनैलिटी है आपकी तारिक ए फिरोज शाही, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके बर्नी। अगला है आपका तारिक ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ। ठीक है, तो ये इसके क्या थे? लेखक थे। और अगला पॉइंट है आपके सामने फतुहात ए फिरोज शाही, ये क्या थी? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक है दोस्तों फतुहात ए फिरोज शाही। ये पुस्तक आपकी एसएससी में 8 से 9 बार ये पुस्तक पूछी गई है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं यहाँ पर धार्मिक नीति के बारे में। देखिए, फिरोज ने राज्य के शासन व्यवस्था में इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को प्रधानता दी। वह सूफी संत बाबा फरीद का क्या था? अनुयायी था। कौन? फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किसका अनुयायी था? तो ये सूफी संत बाबा फरीद का अनुयायी था। और फिरोज ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली और अपने को खलीफा का नायाब पुकारा। तो खलीफा का नायाब, ये उपाधि किसको प्राप्त है? तो ये उपाधि प्राप्त है तुगलक वंश के फेमस शासक फिरोज शाह तुगलक को। आगे बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई। उसके बाद आपका शासक बना नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसका शासनकाल 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक था। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और उसका शासन दिल्ली तक ही सीमित था। और इसके शासनकाल में मंगोल तैमुरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और नसरुद्दीन की मृत्यु 1412 में हुई, जिसके बाद तुगलक वंश का क्या हो गया? शासन समाप्त हो गया। और 1412 ईस्वी में दौलत खां लोधी सुल्तान बना। ठीक है, परंतु ख्रीश खां ने दिल्ली पर क्या करा? अटैक किया, आक्रमण किया और उसे क्या करा? परास्त कर दिया। और 1414 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन पर बैठकर एक नवीन राजवंश सैयद वंश की स्थापना करी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सैयद वंश के बारे में। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड तो इसको शेयर करिए। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।